जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी सार संग्रह की हिस्ट्री की इस क्लास में आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य व गुप्तोत्तर काल के बारे में। दोस्तों, एनसीईआरटी से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं गुप्त काल से संबंधित, उन सारों क्वेश्चनों को इस वीडियो में लिया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। दोस्तों, जो गुप्त साम्राज्य था उसका जो क्या था, वास्तविक संस्थापक था, वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। जबकि दोस्तों अगर पूछा जाए गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों फिर आंसर निकल के आता है श्रीगुप्त ने। किसने की थी? श्रीगुप्त ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक है कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों, जो अगर पूछा जाए किस गुप्त शासक को आदिराज भी कहा जाता है, तो याद रखना श्रीगुप्त को ही आदिराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और मैंने कहा कि प्रथम वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसके अलावा अगर एक पॉइंट पूछा जाता है कि गुप्त वंश के किस शासक ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी, तो दोस्तों वो भी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। दोस्तों, वो कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? तो दोस्तों वो भी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पे किसका चित्र था, तो याद रखना एक पृष्ठ पर कुमार देवी का चित्र था। किसका? कुमार देवी का चित्र। ठीक है। और उसके जो पिछला भाग था उस पर सिंह वाहिनी का चित्र था, यानी माँ दुर्गा का चित्र था, सिंह वाहिनी का चित्र था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शक विजेता किसे माना जाता है? दोस्तों, जो शक विजय जिसने शकों पे विजय प्राप्त की, वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। इसीलिए शकों पे विजय प्राप्त की, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? शक विजेता के नाम से भी चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। और इसने किस शक शासक को हराया था, या वो अंतिम शक शासक कौन था? तो याद रखना रुद्र तृतीय। कौन था? रुद्र तृतीय अंतिम शक वंश का राजा था, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था। ठीक है। और याद रखना इसी शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगर पूछा जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब, क्यों धारण की, किस उपलक्ष्य में धारण की थी, तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में धारण की थी। ठीक है। और मैंने कहा था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के चलाए थे। अगर पूछा जाए दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि चांदी के सिक्के चलाने वाला गुप्त शासक था, तो वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसने शक विजय के उपलक्ष्य में क्या किया था? चांदी के सिक्के चलवाए थे। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंधित है? दोस्तों, जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है वो संबंधित है किससे? यहाँ पे किससे संबंधित है? जो इलाहाबाद का लेख है वो है दोस्तों समुद्रगुप्त से संबंधित है। किसके? समुद्रगुप्त से। लेकिन दोस्तों जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है वो लेख किसका है? तो सम्राट अशोक का, मौर्य शासक अशोक का अभिलेख है। लेकिन है किसके बारे में लिखा हुआ? जो जानकारी किसकी देता है? समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। ठीक है। ये अभिलेख अशोक ने, याद रखना, कौशाम्बी में रखा था। कौशाम्बी में इसका अभिलेख लिखा था, कौशाम्बी में। ठीक है। लेकिन इसे वर्तमान समय में इलाहाबाद में स्थित है। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि अशोक के या समुद्रगुप्त का जो स्तंभ लेख है उसको कौशाम्बी से इलाहाबाद कौन लेकर आया था, तो दोस्तों फिर आंसर निकल के आता है अकबर लेके आया था। कौन लेके आया था? अकबर लेके आया था। ठीक है। और इसी स्तंभ लेख से दोस्तों जहांगीर और बीरबल की जानकारी भी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। दोस्तों अभी मैंने इससे पहले बोला कि वो कौन सा गुप्त शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो दोस्तों वो शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि इसने शकों को हराया था। इससे पहले बात आई थी। और रुद्र तृतीय को, अंतिम शक शासक किसको हराया था? रुद्र तृतीय को हराया था। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि विक्रमादित्य का अर्थ क्या था, तो इसका अर्थ था पराक्रम का सूर्य। पराक्रम का सूर्य, क्योंकि दोस्तों जो बिंदुसार था अजातशत्रु, वहाँ पे कई बार पूछा गया है कि अजातशत्रु का अर्थ क्या है, तो वहाँ पे था शत्रु विनाशक। तो इस विक्रमादित्य का अर्थ था पराक्रम का सूर्य। अगला क्वेश्चन,
किस गुप्त शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? दोस्तों यानी कौन सा गुप्त शासक संगीत प्रेमी था? तो दोस्तों वो शासक था समुद्रगुप्त। कौन सा? समुद्रगुप्त। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो समुद्रगुप्त ने मुद्राएं चलाई उन पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया, वीणा बजाते दिखाया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस गुप्त शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तब भी आंसर निकलता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, या पूछा जाए कि किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि दी गई है? कविराज की उपाधि दी गई है, तो दी गई है समुद्रगुप्त को। ठीक है, और दोस्तों अगर पूछा जाए कि प्रयाग प्रशस्ति लेख किससे संबंधित है, वो भी समुद्रगुप्त से संबंधित है, क्योंकि जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है वो समुद्रगुप्त का वर्णन करता है, और इसको लिखा किसने था? तो हरिसेन ने। किसने? हरिसेन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों जो भारत का नेपोलियन है वो कहा जाता है स्कंदगुप्त को। किसको? स्कंदगुप्त को। अब क्वेश्चन बनता है कि स्कंदगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। याद रखना, किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ठीक है, भारत का नेपोलियन स्कंदगुप्त को। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके काल में हुआ, तो वो भी स्कंदगुप्त के कार्यकाल में हुआ। ठीक है, या दक्षिणापथ के 12 शासकों पर किसने विजय की? जो दक्षिण भारत के 12 शासक थे तो उस पर भी स्कंदगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, हर क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया। दोस्तों जो चांदी के सिक्के थे, रजत मुद्राएं थी, मैंने कहा था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पे विजय प्राप्त के पश्चात चलवाया था। तो जो वो चांदी के सिक्के थे उनको क्या नाम दिया गया था? तो दोस्तों उनको रूपक का नाम दिया गया था। काय का नाम? रूपक का नाम दिया गया था। ठीक है, और दोस्तों जो गुप्त शासन में चांदी के सिक्के तो हो गए क्या? रूपक। और जो सोने के सिक्के थे, जो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे सोने के सिक्के, वो कहलाते थे दिनार। क्या कहलाते थे? दिनार कहलाते थे। चांदी के रूपक और सोने के दिनार कहलाते थे। ठीक है, और दोस्तों अगर यहीं सिक्कों से संबंधित तीसरा क्वेश्चन जो बनता है कि गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, तो दोस्तों याद रखना बयाना से प्राप्त हुए, जो कहाँ पे? आपके भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? दोस्तों पहली चीज कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न थे? तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या थे? नवरत्न थे, जिसने शकों पर विजय प्राप्त की थी। चांदी के सिक्के चलाए थे, जिन सिक्कों को रूपक कहा जाता था। तो दोस्तों उन नवरत्नों में जो फलित ज्योतिष था वो कौन था? तो दोस्तों वो था छपणक। कौन था? छपणक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? दोस्तों जो कवि कालिदास थे, ठीक है, वो किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। जिनके दरबार में नवरत्न थे उन्हीं के दरबार में कवि कालिदास भी थे। ठीक है, और दोस्तों जो इनकी अभिज्ञान, कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, उसका अगर पूछा जाए कि यूरोपियन अनुवाद किसने किया था, तो दोस्तों विलियम जोन्स आंसर निकल के आता है। विलियम जोन्स ने क्या किया था? अभिज्ञान शकुंतलम का यूरोपियन अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? दोस्तों जो गुप्त शासक थे उनकी दरबारी भाषा क्या थी? तो वो थी संस्कृत। ठीक है, और दोस्तों भारतीय इतिहास में पहली बार था कि जब संस्कृत को क्या बनाया गया था? दरबारी भाषा बनाया गया था। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जो गुप्त काल का सिक्के हैं, गुप्त काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, इसी के आधार पर या उसके कला साहित्य के विकास के आधार पर भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, अगर पूछा जाए भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है। या भारतीय इतिहास का क्लासिक युग किसको कहा जाता है? तो वो किसको कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या क्लासिक युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, शतरंज के खेल का विकास किस वंश में हुआ? दोस्तों जो शतरंज के खेल का विकास था वो गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, और अगर कहाँ गुप्त
हाँ, किस वंश में हुआ था? तो गुप्त वंश में हुआ। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो दोस्तों सीधी सी बात है, भारत में हुआ था, जिसका वर्णन हमें महाभारत से प्राप्त होता है। कहाँ से? महाभारत से। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है? दोस्तों जो सती प्रथा का अभिलेख प्राप्त होता है वो एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे? अभी लिखा गया है, एरन अभिलेख से प्राप्त होता है सती प्रथा के साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, जो एरन अभिलेख है, सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेख है 510 ईस्वी के लगभग का, वो किसका है? एरन अभिलेख किससे संबंधित है? तो फिर आंसर निकलता है भानु प्रताप से संबंधित है। जो एरन अभिलेख है जो सती प्रथा का साक्ष्य प्रस्तुत करता है वो किससे संबंधित है? भानु प्रताप से संबंधित है। और दोस्तों जो एरन है ये किस राज्य में स्थित है? तो एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों एक लाइक तो बनता है यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? दोस्तों जिस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी वो था वेनसोंग। पहली चीज़, ये भीनमाल है क्या? तो दोस्तों ये भीनमाल प्राचीन जो गुजरात है, उस प्राचीन गुजरात की राजधानी थी। कहाँ पर? अगर पूछा जाए कि प्राचीन गुजरात की राजधानी कहाँ थी, तो भीनमाल में थी, जहाँ की यात्रा वेनसोंग चीनी यात्री ने की थी। जबकि चीनी यात्री किसके कार्यकाल में आया था? हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। और जो इसका यात्रा वृत्तांत है किस नाम से जाना जाता है? CUP के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौखरी राजवंश की राजधानी, मौखरी शासकों की राजधानी थी। दोस्तों जो मौखरी शासक थे उनकी राजधानी कहाँ पे थी? तो कन्नौज में थी। ठीक है, और दोस्तों अगर पूछा जाए प्रथम मौखरी राजवंश का शासक कौन था, तो वो था हरिवर्मा। कौन था? हरिवर्मा प्रथम शासक था। और अगर पूछा जाए भारत में हूणों का आक्रमण किसने रोका था, तो हूणों का आक्रमण रोकने वाला शासक भी कौन था? ये मैखुरी शासक हरिवर्मा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को किसने रोका? दोस्तों जो सम्राट अशोक था, पूरे भारत पर अधिकार करने का जो सपना था, उसको दक्षिणवर्ती जब अभियान चलाया था तो किस शासक ने रोका था? तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को हराया था, हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन क्या, जो पुलकेशिन द्वितीय था वो क्या था दोस्तों? एक चालुक्य शासक था। क्या था? चालुक्य शासक था। ठीक है, जो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जब युद्ध हुआ तो हर्ष क्या हो गए? हार गया। ठीक है, और दोस्तों जो इस युद्ध की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है कि हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, वो प्राप्त होता है ऐहोल अभिलेख से, प्रशस्ति लेख से। ठीक है, ऐहोल प्रशस्ति लेख से। अगर पूछा जाए कि ऐहोल प्रशस्ति लेख से किन के मध्य युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है, तो नर्मदा नदी के तट पर हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है, जिस युद्ध को हर्ष के संपूर्ण भारत को विजित करने के सपने को तोड़ा था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, हर्ष की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों जो हर्षवर्धन था उसकी राजधानी थी आपके कन्नौज में। ठीक है, हर्षवर्धन जब राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन क्या हुआ? गद्दी पर बैठा। ठीक है, राजधानी उससे पहले कहाँ थी? थानेश्वर में। थानेश्वर से कन्नौज लेके आया कौन? हर्षवर्धन। याद रखना, ध्यान से सुनो। ठीक है, और दोस्तों अगर पूछा जाए शिलादित्य के नाम से, शिलादित्य के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो वो भी कौन था? हर्षवर्धन था, जिसे शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। या किस शासक ने परम भट्टारक महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी, तो दोस्तों वो भी कौन था? आपका हर्षवर्धन था। ठीक है, और दोस्तों इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस काल में जो वर्धन वंश था, हर्षवर्धन काल था, वहाँ पे जो कर वसूली का अधिकारी था वो क्या कहलाता था? भागिक या भौगिक कहलाता था। ठीक है, और जो भूमि वितरण करने वाला था वो पुस्तपाल के नाम से जाना जाता था। भौगिक और पुस्तपाल, ये 2 याद रखना, बहुत बार पूछता है ये। अगला क्वेश्चन, हर्ष के शासनकाल की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो दोस्तों जो हर्ष के शासन की जानकारी हमें प्राप्त होती है वो कलहण की पुस्तक से प्राप्त होती है। ठीक है, और कलहण की पुस्तक कौन सी थी? राजतरंगिणी। अगर पूछा जाए राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है, तो कलहण है। ठीक है, और बाणभट्ट की रचना हर्ष चरित्र से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। जो हर्ष चरित्र रचना है वो किसकी है? बाणभट्ट की रचना है। ठीक है,
इनसे हमें क्या होती है कि हर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों जो हर्ष वर्धन था उसने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, अगर पूछा जाए इन नाटकों की रचना किसने की थी तो हर्षवर्धन ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो दोस्तों जो चीनी यात्री था उसने अध्ययन किया था किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वो किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। अगर पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय में इसने वेन सॉन्ग ने किसका अध्ययन किया था? तो योग शास्त्र का अध्ययन किया था। किसका? योग शास्त्र का अध्ययन किया था। और पूछा जाए हर्ष के टाइम पे या चीनी यात्री वेन सॉन्ग के टाइम पर नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो दोस्तों आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन अभी 20 पे पहुंच रहे हैं, लेकिन लगभग 40-50 से ऊपर क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्तमान सांख्य मुनि कहा जाता है? दोस्तों जो वर्तमान सांख्य मुनि कहा जाता है वो वेन सॉन्ग को कहा जाता है। या अगर पूछा जाए किस यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, वर्तमान का सांख्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो दोनों कंडीशन में आंसर जो निकल के आता है वो है वेन सॉन्ग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा लेक्चर? मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।